हेलो, वेलकम बैक। सो अभी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी द लास्ट डिस्कशन फॉर दिस बीजेटी। जो टॉपिक है आपका ये आखिरी डिस्कशन होगा और इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में। ऑब्वियसली एम्पलीफायर अभी मुझे पढ़ाना है, लेकिन जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एम्पलीफायर के पहले के, उसका ये लास्ट लेक्चर है। कॉमन एमिटर मोड में ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक की हमें बात करनी है। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एमिटर मोड। ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर मोड। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जो डिवाइस आप जिसे कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं उस डिवाइस की वोल्टेज और करंट के बीच का आपको संबंध बताना है। नॉर्मली ग्राफिकली हम ये बताते हैं। तो देखो, सामान्य भाषा में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसके गुण। हिंदी में अगर डिक्शनरी में आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण, प्रॉपर्टीज़। तो क्या प्रॉपर्टी होंगी किसी ट्रांजिस्टर की या किसी डायोड की या किसी इस तरह के डिवाइस की? भाई प्रॉपर्टी यही होगी कि हम उसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसमें कितनी करंट, क्या व्यवहार होगा, सीधे बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या पहले बढ़ेगी कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ेगी घटेगी फिर बढ़ेगी, यही सारे प्रॉपर्टी होती हैं। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच का एक व्यवहार देखते हैं उस डिवाइस का। तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक जब वो कॉमन एमिटर मोड में जुड़ा हुआ है तब समझना है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि आपने कॉमन एमिटर को ही क्यों चुना, क्यों नहीं चुना गया कॉमन बेस को, क्यों नहीं चुना गया कॉमन कलेक्टर को, तो इसकी बात हमने पहले की है आपके साथ में कि कॉमन एमिटर मोड में जो करंट गेन होता है, जिसको हम बीटा कहते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। काफ़ी 100, 150 इस तरह से वैल्यू भी हो सकती है, 500 तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पर, करंट के मैग्नीट्यूड पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर ये मोड हमारा कॉमन एमिटर मोड सबसे उपयुक्त मोड है, सबसे वाजिब मोड है एम्पलीफायर बनाने के लिए, तो क्यों ना हम इसी की ही इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें। क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक सीधे तौर पे हमें क्या बताएंगी, एम्पलीफिकेशन जब हम समझने जाएंगे तो हमें सीधे तौर पर एम्पलीफिकेशन को समझने में उससे फ़ायदा होगा। इसीलिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई कॉमन एमिटर मोड के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाना है। तो सबसे पहले इसका एक सर्किट डायग्राम हमें बनाना होगा। ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम एक बना लेते हैं। तो जल्दी से पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं कॉमन एमिटर मोड का। कॉमन एमिटर जैसा कि है यहाँ पर आपका ये एक कॉमन एमिटर हो गया, इधर से बेस हो गया, यहाँ पर एक हमने अमीटर लगा दिया, मिली एम्पियर में नापता है, अमीटर हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा जो ग्राउंडेड है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, मिली वोल्ट में वोल्टेज नापता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर बना है, ये आपका N है, P है, N है। तो बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना है, तो बेस को आपको जोड़ना है P टाइप से। तो चलिए यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं जिसका ये प्लस है और जिसका कि यहाँ पर माइनस है, इस तरह से। उसके बाद इसके साथ एक रिहोस्टेट लगा दिया, ये आपका रिहोस्टेट है, और यहाँ से हमने एक जॉकी इस पर टच करा दी। तो रिहोस्टेट जो होता है उससे क्या होता है, आप जितना वोल्टेज लगाते हो उसका एक फ्रैक्शन अगर आपको अप्लाई करना है सर्किट में तो आप उसको ऐसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्लस है, ये प्लस माइनस होगा, इस तरह का ये हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर जो करंट जा रही है वो कौन सी है, बेस करंट है। और यहाँ पर जो वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो कौन सा है, बेस एमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो बेस एमीटर वोल्टेज। ये कौन सी बैटरी है, इसका नाम दे दिया गया VBB। तो अब आप समझिए यहाँ पर जो बैटरी है VBB है, जिससे हमने सिर्फ उतना वोल्टेज, मान लो ये 5 वोल्ट की है और हमें केवल 1 वोल्ट लगाना है, तो अपने जॉकी को हम ऐसी जगह पर रखेंगे कि 5 में से केवल 1 वोल्ट ही आगे जाए और यहाँ पर अप्लाई हो। तो ये सारा हिस्सा इनपुट का हो गया है। आउटपुट में आते हैं। आउटपुट में जब आओगे तो आपके पास
यहाँ करंट कितनी होगी IC, जो इस तरह से इंसर्ट होकर आ रही है, इधर से IB जा रही है। उसके बाद इसको नापने के लिए आपने कुछ मिली एम्पियर ले लिया। एक चीज़ यहाँ चूँकि बेस करंट है, तो बेस करंट नॉर्मली माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की होती है, मिली एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा एमीटर लगाते हैं जो थोड़ा छोटी करंट को भी नाप सकता है। तो यहाँ हमने मिली एम्पियर का लगाया, चूँकि कलेक्टर करंट नॉर्मल मिली एम्पियर के रेंज की होती है। फिर यहाँ पर हम वोल्टेज लगा देते हैं, जो कि यहाँ का वोल्टेज मेजर करते हैं। इसको इधर कर दिया। अगेन यहाँ पर भी हमको एक बैटरी लगानी है। अब क्या है, अब आपका N है, ठीक है, N बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। तो इसका मतलब है N को हम क्या करेंगे, N को और पॉजिटिव कर देंगे। तो N को पॉजिटिव करने का मतलब है यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ी बैटरी लगाएंगे और फिर उस बड़ी बैटरी का एक रिहॉस्टेट से संपर्क करा देंगे। यहाँ जॉकी के थ्रू हम इस तरह से हिसाब किताब बना दे रहे हैं। इस बैटरी को हम नाम देंगे VCC, और यहाँ पर जो बैटरी है वो कलेक्टर एमीटर के बीच में है, तो VCE है। यहाँ कलेक्टर करंट है IC। तो इस प्रकार से हमारा ये एक सर्किट डायग्राम बन गया। ये सर्किट डायग्राम हमारा क्या दिखा रहा है, ये सर्किट डायग्राम हमारा दिखा रहा है कि किस तरह से, किस प्रकार से हमारे इनपुट में वोल्टमीटर अमीटर लगे हुए हैं, एक बैटरी लगी हुई है, किस तरह से आउटपुट में वोल्टमीटर अमीटर लगे हुए हैं और बैटरी लगी हुई है। दिस इज द एक्चुअल सर्किट डायग्राम फॉर स्टडी द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। एक्चुअल डायग्राम यहाँ पर है। अब हम इसका दो तरह से स्टडी करेंगे। देखो भाई, ऐसा है कि हमने वोल्ट इनपुट, इधर ये इनपुट वाला हिस्सा है, इधर भी वोल्ट और करंट है, इधर भी वोल्ट और करंट है। और कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना। अब यहाँ मसला क्या होगा, अगर आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है तो इसका मतलब इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में आप कर्व बनाओगे। लेकिन याद रखोगे उस समय क्या होगा, उस समय आप इस तरफ के हिस्से को कांस्टेंट कर दोगे। यानी कि राइट साइड में जो करंट वोल्टेज है, जब इनको हम कांस्टेंट कर देंगे तो हम लेफ्ट साइड यानी इनपुट में जो करंट वोल्टेज है इनका ग्राफ देखेंगे। उसी तरह से अगली बार जब हम आउटपुट यानी इस हिस्से के वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे, वोल्टेज कौन सा है, VCE, CE और करंट है IC। तो जब हम VCE और IC के बीच में ग्राफ खींचेंगे उस समय हम इधर से जाने वाला जो कंडीशन है वोल्टेज करंट को उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है ना, ये सीधी सी बात है। अगर हम आउटपुट की स्टडी कर रहे हैं तो इनपुट में हम कोशिश करेंगे कुछ ऊपर नीचे ना हो रहा, वहाँ चीज़ें कांस्टेंट हो, ताकि हम सिर्फ यहाँ जो वेरिएशन है इस पर अपना फोकस कर सकें। ऐसे ही जब इनपुट में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आउटपुट वाले जो हिस्से हैं इधर कुछ वेरिएशन ना हो, इधर चीज़ें कांस्टेंट हो, तब हम इनपुट की स्टडी करेंगे। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। सब कुछ वेरी करते रहोगे क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। वही करंट है जो यहाँ से घूम के सब इधर भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि, चूँकि आपको मालूम है ना कि जो एमीटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है। तो अगर इस हिस्से में वेरी कर रहा है, यहाँ ये सब वेरी कर रहा है, तो जब ये वेरी करेगा और ये वैल्यू तो फिक्स है तो इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और वो इनपुट में है। तो इसीलिए अब सब कुछ वेरी कर रहा होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो कुछ भी असर दिख रहा है ये किस फैक्टर की वजह से हो रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट करके एक समय स्टडी करेंगे, फिर पहले वाले कांस्टेंट करके दूसरी स्टडी करेंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कॉमन एमिटर मोड के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो जरा देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में कौन कौन है भाई। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारा है आपकी जो करंट है और जो वोल्टेज है इसके बीच में है, VBE के बीच में है और आपका IB। ठीक है ना, इसको अलग रंग से लिख देना, VBE के बीच में है और हाँ ठीक है IB के बीच में है। जो ऑब्वियस से बात है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का ग्राफ है। लेकिन कब, जब हमने आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि VCE की वैल्यू हम कोई कांस्टेंट फिक्स कर देंगे। हमने VCE की वैल्यू कोई एक कांस्टेंट फिक्स कर दी। कितना, मान लो हमने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी 1 वोल्ट, तो हमने 1 वोल्ट की वैल्यू फिक्स कर दी अपने आउटपुट वाले हिस्से की। उस समय फिर आप क्या करोगे, आपने इधर कांस्टेंट कर दिया है, अब इधर VBE बढ़ाओगे और देखोगे करंट
का क्या व्यवहार है। जस्ट देखो इस बात को, ये क्या है, बेस एमिटर जंक्शन है, यानी कि एक पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन में, और ये कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो पीएन जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। तो अगर आपको यहाँ वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट का व्यवहार कैसा दिखेगा, वैसा ही जैसे किसी पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में व्यवहार दिखता है, वैसा ही व्यवहार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। यानी हम क्या उम्मीद करेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे कि IB BB बढ़ने के साथ IB पहले 0 की तरफ होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, एंड देन ऑल ऑफ सडन इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज। ठीक है, ऑल ऑफ सडन वो एक इंक्रीमेंट उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपने किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज पर जब इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया तो आपने देखा इनपुट करंट वैसे ही व्यवहार दिखा रही है जिस तरह से एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में हमारी करंट का व्यवहार होता है। और ये हमको बड़ा ऑब्वियस से भी लग रहा था, क्योंकि भाई बेस एमिटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस है ही है, तो फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस जैसा ही व्यवहार दिखाएगा। सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज़ वेरी ऑब्वियस। हम देखेंगे मसले कहाँ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मसले बढ़ने शुरू हो जाते हैं जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करते हैं। उस समय हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ है जो थोड़ा सा अलग है, और वही हमको समझना है कि वो कैसे अलग हो रहा है और क्या हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। Now let us draw the output characteristic curve. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके बीच में खींचा जाएगा, VCE के बीच में, और खींचा जाएगा आउटपुट करंट IC के बीच में। और तब जब हम इनपुट में इस करंट को कांस्टेंट रखेंगे। इस बात को ज़रा ध्यान समझो, जब हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कांस्टेंट किया था तो हमने किसको कांस्टेंट किया था, इसको। इनपुट के लिए ये वैल्यू, वोल्टेज वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींच रहे होंगे तो हम किस वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे, इस करंट की वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे। तो यानी कि आपने मान लीजिए IB की वैल्यू सपोज 1 माइक्रो एम्पियर कुछ फिक्स कर दिया। इस तरह से हमने 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू फिक्स कर दी। तो बेस करंट की वैल्यू आपने क्या रखी है, 1 माइक्रो एम्पियर। अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, VCE को बढ़ाना शुरू करोगे। जैसे VCE की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी IC की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, और VCE की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि एक समय बाद फिर ये इस तरह से लगभग कांस्टेंट हो गई। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट, इट हैज़ लिटिल बिट इंक्लिनेशन। ये इंक्लिनेशन जो होता है इसको हम आर्ले इफेक्ट कहते हैं, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का होता है, लेकिन हाल फिलहाल अभी आपको ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान में रखो कि हल्का सा इंक्लिनेशन रखना। जैसे ये ऐसे उठाया है, एक हल्का सा इंक्लिनेशन आपको स्ट्रेट से दिखा दो, बहुत एकदम ऐसे नहीं करना है, जस्ट इंक्लिनेशन हल्का सा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, आप अगर इतनी बारीक चीज़ को भी अपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बनाओगे तो जब आंसर जो चेक कर रहे हैं प्रोफेसर, वो क्या करेंगे ना, वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ, मतलब ये बच्चा जानता है, किसी तरह से जानता है, टीचर से सुना है इसने, ये किताब को पढ़ा है, ये सब जानता है। तो इसलिए अगर हल्का सा भी इस तरह का वेरिएशन आप शो कर दोगे अपने आंसर में, इमीडिएटली देखने वाले उस चीज़ को देख ले जाएंगे और वो आपकी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। सो ट्राई टू इंक्लूड दीज थिंग्स। तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये कब बना है, 1 माइक्रो एम्पियर पर, 1 माइक्रो एम्पियर पर ये हमारा कर्व बना है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा नहीं, चलो अगर हम इसको 3 माइक्रो एम्पियर कर दे तो ठीक है। आप 3 माइक्रो एम्पियर कर दोगे तो ये कर्व ऐसे जाएगा, थोड़ा और ऊपर से उठेगा, और फिर नहीं, थोड़ा सा ऐसे जाएगा यूं, और फिर इसके बाद फिर ये इस तरह से कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से होगा। ऐसे ऐसे आप जैसे से इसमें करंट बढ़ाते जाओगे, ये कर्व इस तरह से जा कर के इस तरह का व्यवहार शो करना शुरू कर देंगे। तो ये अगर 1 माइक्रो एम्पियर पे है तो ये 3 माइक्रो एम्पियर पे होगा, ये 5 माइक्रो एम्पियर पे होगा, ये 7 मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, इस तरह से आपने बढ़ाना शुरू किया तो आपका ये कर्व इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में बनाया हुआ एक ग्राफ होता है उस समय, जबकि इनपुट करंट की वैल्यू को हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये व्यवहार बनता है। अब अभी तो मैं इसको बस यहीं पे कहूँगा कि अभी हम इसके अंदर बहुत गहराई में ना जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा सा लॉजिक है इसके पीछे कि वाई द करंट स्टार्टेड एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है, वो फर्दर क्यों नहीं होता। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेचुरेशन मैकेनिज्म होता है, इसके पीछे एक तरह का सेचुरेशन मैकेनिज्म है, और उस सेचुरेशन मैकेनिज्म से ही हम इस चीज़ को समझा सकते हैं। तो आई वुड फर्स्ट ऑफ मतलब once again I would just stop, I would suggest you to बस just stop here। और अगर आप में इच्छा है हो रही है कि सर प्लीज़ टेल मी व्हाई दिस, देन आई वुड सजेस्ट गो एंड रीड योर बुक्स। हालांकि इसका आपके एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू नीड नॉट टू राइट द आंसर फॉर दिस थिंग। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है, आपको जब ग्राफ इस तरह का प्लॉट कर देना है। तो दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इससे पहले हम लोगों ने बनाया है। और आपको यही दोनों जो आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं वो आपके पास क्वेश्चन के रूप में आते हैं। अगर मैं बात करूं तो 2000 कोरोना से पहले, जैसे 2000 लेकिन लिखा तो था कहीं पर 2021 में 21-22 सेमेस्टर 1 में 10 नंबर का ये मार्क्स 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। इसके लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता था और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाना था। क्वेश्चन ऐसा था कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग करंट वाला सब बताया था वो था इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड डोपिंग। मतलब आपको एनपीएन कैरेक्टरिस्टिक सब बनानी है एनपीएन के लिए, जैसा कि एनपीएन है वही क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे करवाया है। और उसी तरह से 2020-21 में भी उससे पहले भी 10 नंबर क्वेश्चन आया था सेमेस्टर 1 में कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ड्रॉ वेल लेबल्ड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये सर्किट डायग्राम आपको पूरा बनाना था, वेल लेबल्ड का ही मतलब होता है। एंड दिस इज ऑल द ऑल्सो मार्क ऑल। ओके, एक क्वेश्चन का और हिस्सा, ऑल्सो मार्क ऑल द रीजन्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन कि मार्क द रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन्स ऑफ ऑपरेशन। लेट मी जस्ट इसको हटा देते हैं। इसमें देखो जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है इसमें कुछ रीजन्स बनाए जाते हैं। जैसे एक रीजन, अब इस तरह से हम कर दें, इसकी वैल्यू को बढ़ा दें, एक वैल्यू मान लो 9 माइक्रो एम्पियर हो गई, फिर ऐसे हमने बढ़ा दिया तो ये 11 माइक्रो एम्पियर है। लेकिन आप देखो एक चीज़, ऐसे ही से 1 माइक्रो एम्पियर था, मान लो 0 माइक्रो एम्पियर है, 0 माइक्रो एम्पियर पे हमारा इस तरह का कर्व आ गया आपके पास। ओके, 0 माइक्रो एम्पियर पे हमारा इस तरह का एक कर्व आ गया। अब जरा एक चीज़ समझो, जब 0 माइक्रो एम्पियर बेस करंट थी उस समय हमारी कलेक्टर करंट कितनी थी? ये कलेक्टर करंट है, मान लो ये 1 मिली एम्पियर थी। कलेक्टर करंट हमेशा हायर साइड पे होती है। अच्छा, जिस समय 11 माइक्रो एम्पियर है उस समय क्या है? उस समय कलेक्टर करंट की वैल्यू मान लो 50 मिली एम्पियर हो गई। अब जरा देखो यहाँ पर, अगर हमने बेस करंट को इससे कम किया, माइनस मतलब बेस करंट को अगर हम यहाँ 0 कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्या कहना चाहिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, हाँ 0 माइक्रो एम्पियर है। इसके बाद ये वाली स्थिति देखो, ये क्या है? ये एक ऐसा रीजन आपको शो कर रहा है, जो पूरा इस कर्व के नीचे का जो पूरा हिस्सा है, इस चीज़ को हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। दिस इज कॉल्ड द कट ऑफ रीजन। क्यों इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं? क्योंकि इस रीजन से नीचे जाने का मतलब है जो आउटपुट करंट है उसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर से भी कम हो जाए, विच इज़ वेरी स्मॉल। ये इतनी स्मॉल करंट हो जाती है कि सर्किट के आउटपुट में कोई करंट बह रही है कि नहीं, यही इनको नहीं पता चल पाएगा, बिकॉज आउटपुट करंट इज सो स्मॉल, आउटपुट इज सो स्मॉल,
सो इट मीन ऑलमोस्ट शट डाउन काइंड ऑफ कंडीशन, कट ऑफ हो चुका है, तो आउटपुट बहुत ही कम हो गया तो कट ऑफ हो गया। तो ये जो रीजन होता है ये कट ऑफ रीजन होता है। ऐसे ही अब आपके पास यहाँ देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, अब 50 मिली एम्पियर से भी ज़्यादा करंट आपकी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा है कि अगर आप इस तरह की रीजन पे जाओगे तो ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये जो हिस्सा हो गया ये आपका सैचुरेशन रीजन आपका हो गया। तो इसको भी हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी आउटपुट करंट इससे भी ऊपर चली जाए। बहुत ज़्यादा करंट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट मतलब बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हीट का मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डों का टूटना, माइनॉरिटी चार्जेस का बढ़ना, ICBO लीकेज करंट का बढ़ना, ये सब चीज़ें, ये मतलब नॉन डिज़ायर्ड सिचुएशंस वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं, हम हद से नीचे भी नहीं आना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस रीजन में रहें। ये जो पूरा हिस्सा, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में रहना चाहते हैं और इसे कहा जाता है एक्टिव रीजन। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव रीजन। सो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कट ऑफ रीजन, हमें वहाँ नहीं जाना है। वहाँ नहीं जाने का मतलब है हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू को इस रीजन से नीचे नहीं भेजना है। हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू ऐसे सेट करनी है कि वो इस रीजन से ऊपर आउटपुट करंट ना जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्टिव रीजन है, ये पूरा रीजन एक्टिव है। अगर मैं इसको अच्छा देखूं, ये जो पूरा रीजन है ये हमारा एक्टिव रीजन है और इस एक्टिव रीजन के भी बीचों बीच में हम रहना चाहते हैं। रहना चाहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी बेस करंट को 5 माइक्रो एम्पियर रखें और उसी हिसाब से अपने VCE वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर रखें, ताकि हमारी करंट ना 50 एम्पियर जैसे हाई वैल्यू पे जाए, ना 1 मिली एम्पियर से लो वैल्यू पे जाए। ये करीब 27 या 25 मिली एम्पियर पे रहे। तो ये इससे आधा है और इससे भी लगभग आधा है। तो बीचों बीच में आपको रहना है। ये बिल्कुल वैसा है, थोड़ा सोचो, जैसे मान लो आपके पास एक स्टेज है, ठीक है, आपके पास एक स्टेज है और इस स्टेज की सीमा है कि भाई यहाँ से 6 फीट इधर आपको रहना है, 6 फीट इधर है, 6 फीट इधर है, 6 फीट इधर है। अब आपको डांस करना है, तो आप प्रैक्टिस करके अपने आप को ये सोचोगे कि हम अपनी डांस परफॉर्मेंस स्टेज के बीचों बीच में रखें। मान लो किसी मूव में अगर हम अपनी जगह से 3-4 फीट पीछे भी चले जाएं तो भी गिरेंगे नहीं, इधर भी चले जाएं गिरेंगे नहीं, इधर भी चले जाएं तो सेफ रहेंगे। तो हम अपनी पूरी मस्ती के साथ, तन्मयता के साथ डांस करेंगे, इस बात की चिंता नहीं करेंगे कहीं गिर तो नहीं गए। प्रॉब्लम तब होगी, मान लीजिए आपने प्रैक्टिस नहीं की, मान लीजिए आपने प्रैक्टिस यहाँ की और आपको यहाँ खड़ा कर दिया गया। अब आपने अपने प्रैक्टिस में तो अपने दाएं बाएं 4-4 फीट छलांग लगाने की प्रैक्टिस की है और आपको खड़ा कर दिया गया सेंटर से इधर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इधर 4 फीट छलांग लगाओगे तो बीच में आ जाओगे, लेकिन अगर इधर 4 फीट छलांग लगाई तो स्टेज से बाहर चले जाओगे, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि आपने अपनी प्रैक्टिस जहाँ की थी अपने आप को वहीं रख के अपनी डांस परफॉर्म की, सो दैट कि सेफ लिमिट दाएं बाएं आपके पास रहें। तो एक्टिव रीजन में भी हम अपनी करंट को, वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को ऐसा रखते हैं कि हम इस पूरे ग्राफ के बीचों बीच में रहें। इस तरह के पॉइंट को सेट करना क्यू पॉइंट का फाइंडिंग कहलाता है और उसके लिए हम एक लोड लाइन ड्रॉ करते हैं और लोड लाइन इस बेस करंट को जहां कट करती है, जीरो सिग्नल बेस करंट को, उसी को क्यू पॉइंट कहा जाता है। अगेन दिस इज समथिंग जो कि आप पढ़ोगे आगे। तो ऐसा बहुत कुछ मेरे ख्याल से मैंने रिपीट किया है कि जो चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में पढ़नी है एडवांस कोर्सेस में। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांस कोर्स पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर वो पढ़ाई जाएंगी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल इनफ फॉर दिस थिंग। इतना बहुत है इसके लिए और ठीक है, अब इनकी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करिए और तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।